अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है खास, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ें कि आपको वो एक बार पढ़ें और हमेशा के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। काफ़ी सारे एग्जाम के लिए हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट के जो अलग अलग स्टेट पीसीएस हैं एग्जाम वो हो, या फिर नेट का एग्जाम हो। तो कैसे हम हिस्ट्री को पढ़ें कि दोबारा उसको भूलें ही नहीं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो हिस्ट्री है वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, हमें यही नहीं पता होता कि वो इवेंट है वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो इवेंट का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों इतना जरूरी है कि हमें उसको पढ़ना है। देखिए, हिस्ट्री के जो मेन कंपोनेंट हैं, हिस्ट्री में हम 4 तरह की एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक एक्टिविटी पढ़ते हैं राजनीतिक गतिविधियों को पढ़ते हैं, पॉलिटिकली जो एक्टिविटी हैं उनको पढ़ते हैं। राजनीतिक गतिविधियां जो भी हुई है, राजनीतिक इतिहास, हम सबसे ज्यादा जो बड़ा पोर्शन है अभी तक का वो राजनीतिक इतिहास हमें पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले तो हमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक किस तरह से पॉलिटिकल चेंज हुआ है, किस तरह से नई नई राजनीतिक संस्थाएं पैदा हुई हैं, इवोल्व हुई हैं, उनको समझना है, उनमें कैसे चेंज आया है। वो चाहे हम बात करेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जन है, उसके बाद जनपद हुआ, महाजनपद हुआ, साम्राज्य हुआ, फिर वो एक साम्राज्य कैसे लंबे समय तक शासन करते हैं, उसके बाद क्षेत्रीय साम्राज्य पैदा होते हैं, क्षेत्रीय जो छोटे छोटे राज्य पैदा होते हैं, फिर एक साम्राज्य बनता है, फिर क्षेत्रीय राज्य बनते हैं, फिर एक साम्राज्य बनता है। इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। इन सबके बीच में क्या सिमिलरिटी रहती है, क्या चेंज होता है, मतलब राजनीतिक गतिविधियों को आप एंशिएंट से लेकर आज तक एक कड़ी में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक बार आपने समझा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, वैदिक जो व्यवस्था थी उसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, महाजनपद व्यवस्था थी उसमें कैसे अलग अलग महाजनपद बनते हैं, उसके बाद जो हमारा साम्राज्यवाद का दौर, साम्राज्य जो शब्द मौर्य काल के बाद निकल कर आया, और उसके बाद कैसे कैसे चेंज आता है, कौन कौन सी संस्थाओं ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई, वो आपको एक एक समझनी पड़ेगी। और खास बात ये है हम उन्हीं राजनीतिक संस्थाओं को इसमें पढ़ेंगे जिनके द्वारा उस समय लीड किया गया है, कुछ ही संस्थाएं हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा एस्पेक्ट आता है वो आता है धार्मिक जो गतिविधियां हैं। देखिए, राजनीतिक और धार्मिक दोनों एक साथ ही मिलकर चलती हैं, है ना। प्राचीन काल में राजा के बाद जिसका दूसरा प्रमुख स्थान होता था, सेनापति से पहले पुरोहित आता था। तो धार्मिक गतिविधियों को समझने की पड़ेंगे कि जो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जो धर्म था वो राजनीति के साथ उसका क्या संपर्क था, समाज के साथ उसका क्या संपर्क था, है ना। कैसे आर्थिक गतिविधियों को जो धार्मिक गतिविधियां प्रभावित करती हैं उसको पूरा समझेंगे। हड़प्पा में वो कैसे था, वैदिक काल में उसने कैसे अपना थोड़ा सा विगर रूप धारण कर लिया, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में कैसे वो रिजिड हो गया, फिर जैन बौद्ध नए धर्म कैसे पैदा हुए, उसके बाद अलग अलग धर्मों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कैसे छाप छोड़ी। पूरे धार्मिक जीवन को समझेंगे एंशिएंट से लेकर और मॉडर्न काल तक। कैसे, जैसे हम ये बात करें जो मध्यकाल है वो तो एक धार्मिक राज्य ही उनको नाम दिया जाता है, धर्म के आधार पर ही नया राज्य हमारे यहाँ पर स्थापित होता है, मुस्लिम का जो पहले सल्तनत फिर मुगल, है ना। तो जैसे आपस में लोग फाइट कर रहे हैं, फिर भारत में कैसे नई धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक सुधार, हिंदू धर्म में समय समय पर जो हिंदू धर्म है उसमें सुधार के लिए भक्ति आंदोलन प्राचीन काल में चलता है, उसके बाद मध्यकाल में चलता है। उन संस्थाओं को देखेंगे कि कौन सी संस्थाएं हैं जो धार्मिक गतिविधियों को लीड करती हैं, है ना। जैसे हम चोल काल में पढ़ें या पल्लव काल में पढ़ें तो ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे दक्षिण भारत की जो मंदिर है वो राजनीतिक संस्थाओं के साथ जुड़कर टैक्स कलेक्शन का काम करते हैं, न्याय व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। उन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो एस्पेक्ट आता है वो आता है हमारा आर्थिक गतिविधियां। देखिए, आर्थिक गतिविधियों में क्या होता है कि जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू होंगी उसके कुछ साथ में आर्थिक गतिविधियां भी शुरू होंगी, क्योंकि हर बंदे को हर कल्चर में एक हाथ से देना होता है, दूसरे हाथ से लेना होता है, कि सभी के पास हर चीज नहीं हो सकती। इतना
कोई भी समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता जिसका अपने आप से ही हर काम, हर जो जरूरत है वो पूरा हो सके। इसलिए आर्थिक गतिविधियां हम समझेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो बार्टर सिस्टम है, वस्तु के बदले लोग वस्तु ले रहे हैं। उसके बाद वैदिक काल में भी सेम बार्टर सिस्टम ही है। वहां पर जो भाई बंदे के पास, पर्सन के पास कितना धन है, उसका जो संपन्नता का जो सिंबल है उसकी गाय है ना, अक्षेत्र नहीं है, गाय है। उसके बाद धीरे धीरे समय चेंज होता है। जो महाजन पद में मुद्रा व्यवस्था आती है। पहले जो मुद्रा थी वो चांदी के सिक्के थे जिनको आहत सिक्के बोला जाता है। उसके बाद कैसे मुद्रा व्यवस्था में चेंज आते हैं, कैसे अलग अलग शासकों के द्वारा कभी तांबे, चांदी, सोने और सातवाहनों के द्वारा शीशे के भी सिक्के चलाए गए, है ना। और उससे लेकर आज तक हम जो कागजी मुद्रा चला रहे हैं उस तक हम कैसे पहुंचे, पूरी को समझिए आप। उसके साथ जो आर्थिक गतिविधियों में हमें ट्रेड को समझना पड़ेगा। भी जो ट्रेड है वो किस तरह से, इंडस वैली के लोग कैसे ट्रेड करते हैं। उसके बाद जो वैदिक एज है उसमें कैसे आर्थिक गतिविधियां चल रही है, ट्रेड कैसे हो रहा है ना। तो हमें पूरा ट्रेड के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। विद इन द कंट्री ट्रेड कैसे है और आउट ऑफ द कंट्री ट्रेड कैसे चल रहा है। उसके बाद कृषि का क्या रोल है, सबसे बड़ा रोल कृषि का ही रहा है। टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है, किस किस एक्टिविटी पे टैक्स लगता है ना। ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी आर्थिक उसमें। पशुपालन करते हैं, वो कैसे एक आर्थिक गतिविधि का एक मेन कंपोनेंट है, वो कैसे कैसे चेंज आता है, पूरा आप समझने बैठेंगे तो आपको एक दिन में आप ये ऐसे समझ के बैठेंगे आज मैं आर्थिक गतिविधियों को पढ़ता हूं पूरे इतिहास की, तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। इसके बाद आता है सामाजिक, जो सोशल हिस्ट्री कह लीजिए उसको, सोशल एस्पेक्ट है। समाज है, इंडस वैली का समाज कैसा था, उसमें कौन सी गतिविधियां उसकी मेन थी। समाज में फैमिली का क्या रोल होता था, समाज में वैवाहिक गतिविधियां कैसी थी, समाज में कुरीतियां क्या थी, वो कुरीतियां कैसे बढ़ती हैं, समाज में वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था कैसे आई, और उसके बाद वर्ग व्यवस्था, अलग अलग तरह की जो समाज का डिवीजन है वो किस तरह से हुआ, आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ये समझने की कोशिश करें, आप सबको अलग अलग पढ़ रहे हैं कि इंडस वैली का समाज एक अलग दायरे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद वैदिक का समाज अलग दायरे में पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट बना के पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि इंडस वैली में समाज ऐसे था, समाज में मेन ये पार्ट होते थे। उसके बाद वो वैदिक में वही पार्ट कहाँ पर चेंज हो गए, है ना। समाज में ये गतिविधियां उनकी मुख्य होती थी। उसके बाद उत्तर वैदिक में ये आई, उत्तर वैदिक के बाद जो महाजनपद काल आया उसमें ये चेंज हो गया, धीरे धीरे गुप्त काल में ये आया। उसको सामाजिक जो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज है ना। हिस्ट्री के अलग अलग परिभाषा अलग अलग विद्वान देंगे, लेकिन अगर हिस्ट्री को माने, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज है, नथिंग एल्स, नथिंग मोर, है ना। भाई चेंज को पढ़ना है, ऐसे चेंज को पढ़ना है कि जिसने अपने समय को लीड किया है ना। तो समाज में कैसे कैसे बदलाव आ रहा है, कैसे संयुक्त परिवार से सिंगल परिवार हो रहे हैं, कैसे वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था आ रही है, वर्ग व्यवस्था क्या हो रहा है, क्लास स्ट्रगल क्या चल रहा है, वो पूरी व्यवस्था आपको पढ़नी पड़ेगी। और दूसरी बात, अब सबको मिला के आप पहले एक कंपोनेंट को पूरा क्लियर करेंगे। जब तक आप इसमें क्लियरिटी नहीं होगी कि पूरे भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसे इवोल्व होती है, कहाँ से पैदा होती है और कहाँ तक चलती है, ये सारा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप बातों को समझ नहीं पाएंगे। और जब तक इन बातों को समझ नहीं पाएंगे, इतिहास को कभी आप अपने माइंड में रख नहीं सकते हो। खास दूसरी बात यह है, इतिहास में मुख्यतः उन्हीं गतिविधियों को, उन्हीं लोगों को याद किया जाता है, उन्हीं प्लेसेज को याद किया जाता है जिसने अपने समय को लीड किया है। बस अपने समय को लीड करने वाली, चाहे कोई स्थान हो, कोई व्यक्ति हो, कोई युद्ध हो, कोई संधि हो, उसी को आप अपने दिमाग में रखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए एकेडमिक जोन को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि काफ़ी सारे इस तरह के लेसन मैं आपको यहाँ पर देने वाला